myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing circulatory system. And we know the circulatory system, it consists of the various parts. The one is heart. We have discussed the heart, the various aspects of heart. हृदय के बारे में हमने पढ़ा. Then the blood vessels, the various kind of the blood vessels present in the body to conduct the blood from one part of the body, or basically from the heart to the various part of the body, I can say. हार्ट से शरीर के अलग अलग भागों में खून को पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं. और जो हार्ट है, that is the pumping organ of the blood, as we have discussed earlier. Now the question is that what is blood? Blood क्या होता है? Blood is nothing, it is an mesodermal connective tissue which is circulating in the human body. So blood is the main circulating fluid in the human body. Circulation क्यों blood का है मैं आपको बता दूं. The digested food, जो हमने digest food किया है उसको अलग अलग सभी सेल तक पहुंचाना है. वो काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का ब्लड करता है. रेस्पिरेटरी गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड के द्वारा होता है. जो सेल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए किडनीज तक ले जाना है, वो कौन काम करता है? ब्लड करता है. तो इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी एंड द स्टडी ऑफ द ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी. हेमेटोलॉजी बोलते हैं इसको. और ये बेसिकली मेसोडर्मल ऑरिजिन का होता है. इट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज originated or derived from the mesoderm. It is bright red in color, slightly alkaline, basic nature का है, 7.4 pH होता है, salty in taste and heavier than water. This is very important. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर अप्रोक्सीमेट 5 लीटर ब्लड होता है, जो हमारी बॉडी का लगभग 8% वेट होता है. सी द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. देखिए बच्चों क्या किया जाता है. कंपोनेंट्स को अगर हमने देखना हो तो हम क्या करेंगे? ब्लड लेंगे, अपनी बॉडी से ब्लड लेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे. सेंट्रीफ्यूज मशीन में उस टेस्ट ट्यूब को लगाएंगे. आपके पास एक सेंट्रीफ्यूज है जो सेंट्रीफ्यूगेशन करता है और फिर उसे रोटेट किया जाता है. आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट वी फाउंड, देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. वन इज प्लाज्मा. प्लाज्मा इज बेसिकली द 55% पार्ट ऑफ द ब्लड. ब्लड का जो 55% पार्ट है वो तो प्लाज्मा होता है, फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड है. उस फ्लूइड के अंदर कुछ एक जो सेल्स पाए जाते हैं, इन्हें हम इकट्ठे फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं प्लाज्मा 55% ऑफ द ब्लड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं बेसिकली 55 के अलावा जो बची 45% बचा. 45% में भी जब हम टेस्ट ट्यूब को देखेंगे बेटा, सबसे लोअर सेक्शन में, मैंने ऐसे समझिए कि ये टेस्ट ट्यूब है, मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया है, तो इसका जो बेसल जो आपका पार्ट है वो रेडिश कलर में होगा और दैट इज बेसिकली द 45% नियर अप्रोक्सीमेट. क्यों? क्योंकि जो बाकी के दो हिस्से हैं जिन्हें आप प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट WBC कहेंगे, वे तो लेस देन 1% होते हैं. They found the less than 1% of that formed elements. तो इसलिए जो मेजर है is approximately equal to 45% are the erythrocyte. उससे ऊपर की जो लेयर होगी वो बफी कोट जो है वो ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का होगा, जो लेस देन 1% ऑफ द होल ऑफ द ब्लड होता है. और जो आपके पास प्लाज्मा है दैट इज 55%. ओके, सो these are the different components. So basically plasma and the फॉर्म्ड एलिमेंट. ये क्लासिफिकेशन है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट. फॉर्म्ड एलिमेंट 3 तरह के आपके पास आएंगे. कौन कौन से? एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, रेड ब्लड सेल. अभी हम डिस्कस करेंगे WBC के बारे में, हम डिस्कस करेंगे व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, और फिर प्लेटलेट्स. सी दिस इज एन स्लाइड. एक स्लाइड का व्यू मैं आपको दे रहा हूं. जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा है. रेड ब्लड सेल, here
आरबीसी का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, रेड के लिए जो टर्म आता है वो आता है एरिथ्रो और साइटोन मीन सेल, सो दे आर आल्सो कॉल्ड द एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसीज आर आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट एंड दिस इज टू रिमेंबर the amount of the blood amount of the RBC or the erythrocyte present in the blood, it is 5 to 5.5 millions, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में लगभग 5 से 5.5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। सेकंड, यू कैन सी व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। अब देखें सेकंड जो मैंने लिखा है वो है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। आगे हमने डिस्कस किया है, मैंने लिखा भी है। व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्हें दे आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। ल्यूको वर्ड इज फॉर कलरलेस, व्हाइट इज नो कलर, व्हाइट इज नो कलर बेसिकली। तो ल्यूको इज फॉर कलरलेस और व्हाइट, एंड साइटोन मीन सेल, तो ल्यूकोसाइट्स। तो सेकंड वन आर द WBCs। और इनका नंबर जो है वो कितना होता है बेटा, वो भी आपने याद रखना है, मैं आपको बता दूं 6,000 to 8,000, 6,000 to 8,000 ओनली पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। मैंने लिखा भी बेटा आपके सामने, उस स्लाइड में आप देखें। देन द प्लेटलेट्स, थर्ड वन आर द प्लेटलेट्स। सी माय डियर फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स नियर अबाउट 1,50,000 to 3,50,000 platelets are present per millimeter cube of the blood. So these are the various components: red blood cell, white blood cell, and the platelets. They will form the formed elements, while plasma is the second part or the component of the blood. दूसरा जो क्लासिफिकेशन ब्लड का है वो आप देखें, वो क्या है? The blood may classified to cellular composition and the non-cellular composition. सेलुलर कंपोजिशन तो आ गया आपका आरबीसी, एंड सेकंड वन इज WBC, एंड थर्ड वन इज, यस मैंने बोला था, दीज आर प्लेटलेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। मैंने आगे भी डिस्कस किया है, आपको बताऊंगा भी, इन्हें लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, दे आर कॉल्ड द लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एंड देन ये तीन जो है आरबीसी, WBC और platelets, they will form the cellular composition of the blood, while the non-cellular composition is plasma। वो आपके पास मैंने लिखा। सेलुलर कंपोजिशन को क्या कहा जाता है? ब्लड कॉर्पसल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड कॉर्पसल्स। मैंने लिखा है स्लाइड में, आप देख सकते हैं, वो बड़ा क्लियर है, आपको स्लाइड्स में आप देख सकते हैं। So blood is also, it can be also classified as cellular composition and the non-cellular composition. Cellular ones are called the blood corpuscles, RBCs, WBCs and platelets, while the non-cellular one is the plasma. See, what is plasma? जैसे मैंने आपको बोला प्लाज्मा होता कुछ नहीं है, तो एक फ्लूइड है। It is basically the star-colored, slightly alkaline viscous fluid. Okay? होता क्या है इसमें? प्लाज्मा का भी जो 90 से 92% जो भाग है, 92% जो पार्ट है वो वाटर होता है, एंड 6 to 8% इज प्रोटीन। प्रोटीन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर देयर ऑन योर स्क्रीन। दीज आर सीरम एल्बुमिन्स, सीरम ग्लोबुलिन्स आर देयर, हेपरिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इस तरह से है। इसके मैंने बोला ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, जो हमने खाया। हमने क्या खाया? वो जो डाइजेस्ट कर दिया उसको, हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया उनको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बना दिया, जो प्रोटीन्स खाए उनको अमीनो एसिड बना दिया, और लिपिड से ग्लिसरॉल। तो दीज ऑल आर प्रेजेंट इन द ब्लड। नाइट्रोजनस बेस्ड मैंने बोला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी वो ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रेटिनिन्स, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड। रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड। देन रेगुलेटरी सब्सटेंसेस सच एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, दे आर आल्सो प्रेजेंट। ओके, सी basically in case of the respiratory gas, oxygen and carbon dioxide are the main gases present there. Then inorganic substances like bicarbonates, chlorides, phosphates, sulfates, sodium, potassium, calcium, magnesium ions, all are present in the blood. Plasma in blood
प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा की कंपोजिशन मैंने आपको बताई। जो फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स है, दीज आर द मेजर प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। फाइब्रिनोजन किस लिए जरूरत पड़ती है? फाइब्रिनोजन इज रिक्वायर्ड इन द क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग और द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ग्लोबुलिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन बी आस्क्ड इन द नीट माय डियर फ्रेंड्स, इनको नीट में पूछा जाता है। ग्लोबुलिन जो है इट इज हेल्पिंग इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, एंटीबॉडीज बनाने में काम आती है, एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं, इम्यूनिटी। एल्बुमिन्स दे हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड। हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में स्टडी करेंगे अभी, तो वो उसमें प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। मैंने डिस्कस किया था जब भी आपको अभी मेमोरी टिप्स दिए हैं ब्लड क्लॉटिंग के, उसमें है। एंड ब्लड एंटीकोगुलेंट विच इज कॉल्ड हेपेरिन, हेपेरिन याद रखें आप, हेपेरिन जो कि लीवर, लंग्स और डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में बनता है, वो भी ब्लड के अंदर होता है। और यही कारण है कि जो ब्लड है वो हमारे ब्लड वेसल्स में कोगुलेट या क्लॉट नहीं होता है, और जैसे ही ब्लड वेसल से बाहर आता है तो क्लॉट हो जाता है। तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को कोगुलेशन या क्लॉटिंग से कौन बचाता है? दिस इज हेपेरिन, फाउंड बाय द लीवर, लंग्स और अदर टिश्यूज। द वेरियस कंस्टिट्यूएंट एंड देयर मेजर फंक्शन आई हैव explained in this slide. Water, solvent for carrying other substances. It absorbs the heat also. This is a very important aspect. आपने nasal respiratory जब आपने चैप्टर किया होगा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, तब बताया जाता है यहाँ पे एयर कंडीशनर की तरह नेजल पार्ट होता है जो हमें रेड दिखाई देता है, ठीक है, नेजल वेस्टिब्यूल, ठीक है, रीजन जो है तो वो एयर कंडीशन के रूप में काम करेगा, और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट होता है ब्लड के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी साल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स मैंने अलग अलग से बताया। सोडियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोटिक बैलेंस, पोटेशियम पीएच बफरिंग, ये सारे के सारे ऑस्मोटिक बैलेंस, पीएच बफरिंग, रेगुलेशन ऑफ द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में काम होता है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, है ना। देन सी प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्बुमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस और पीएच बफरिंग, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन्स डिफेंस, एंटीबॉडीज एंड लिपिड ट्रांसपोर्ट। मैंने बोला आपको सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन्स, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, रेस्पिरेटरी गैसेस, O2 and CO2, and the various kind of hormones which are formed by the endocrine glands, they are also transported by the blood in the plasma. Then comes the formed elements. Formed elements जैसे मैंने आपसे बात की 3 प्रकार के हैं, वो आप सबसे पहले देखें, एरिथ्रोसाइट्स, देन ल्यूकोसाइट्स, देन प्लेटलेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया है, एरिथ्रोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड द रेड ब्लड सेल्स and their number is 5 to 5.5 million per millimeter cube of the blood. It is very important in the transport of oxygen and it helps in the transport of carbon dioxide also. Leukocytes, white blood cell जिन्हें कहते हैं, WBC जिन्हें कहते हैं, और ये 5 तरह के होते हैं, आप देखेंगे, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मैंने इनकी परसेंटेज भी बता रखी है कि कितना परसेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, पर याद रखें सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट है, दीज आर द न्यूट्रोफिल्स। जितने भी WBCs होते हैं आप याद रखें उनमें से 60 to 65% जो है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये फेगोसिटिक होते हैं, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं और इसलिए हमें डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। और जो लीस्ट अबंडेंट है इनमें से 5 में से 5 है ना, कौन कौन से? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। इन 5 में से जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो मोस्ट अबंडेंट है वो न्यूट्रोफिल्स है, और जो लीस्ट अबंडेंट है, जो सबसे कम पाए जाते हैं, वो बेसोफिल्स है, 0.5 to 1% ऑफ ऑल द WBCs। और मैं एक और बात यहाँ पे बताऊंगा, कई बार बच्चों हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो पर्ची पे लिख देता है, आपकी स्लिप पे लिखता है, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पे, कि आपने करवाना है TLC, आपने करवाना है DLC। व्हाट इज TLC? TLC कुछ नहीं है बेटा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और DLC क्या है? डिफरेंशियल, मैं बोल रहा हूं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट
count beta. Total leukocyte count and differential leukocyte count. What is the total leukocyte count means? क्या मतलब हुआ इसका? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब कि पांचों जो सारे के सारे 5 तरह की जो आपके पास WBCs हैं वो पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितने हैं. ओके. और डीएलसी में हम क्या देखेंगे अलग अलग से कि आपके पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स है ना, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितने हैं, फिर बेसोफिल्स कितने हैं, इओसिनोफिल्स कितने हैं. जब अलग अलग नंबर इनका स्टडी किया जाएगा तो वो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में आएगा और टोटल में सारे के सारे इकट्ठे स्टडी किए जाएंगे. देन द प्लेटलेट इज देयर. मैंने लिखा है कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिफेंस एंड इम्यूनिटी. दे प्ले द रोल इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी. और इम्यूनिटी में तो लिम्फोसाइट्स का बहुत ज्यादा रोल है. लिम्फोसाइट्स याद रखेंगे, आगे डिस्कस भी किया आपसे. Platelets very important in the blood clotting. I have told you 1,50,000 to 3,50,000 they are present in the 1 millimeter cube of the blood, or I can say 1 microliter blood. Another composition is cellular composition, RBC. Cellular formed elements they are called the cellular composition, or I can say the blood corpuscles also. तो these are 3 RBCs, WBC, platelet. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. फर्स्ट वन इज RBC. RBC इज रेड ब्लड सेल और द एरिथ्रोसाइट्स. मैंने लिखा है एरिथ्रो मीन रेड, साइटोन मीन सेल, इसलिए एरिथ्रोसाइट कहा जाता है. सी they are the erythrocytes are also called the red blood cells as I have discussed earlier. They are circular, biconcave and enucleated. न्यूक्लियस नहीं होगा मैमल्स में, हम ह्यूमंस में भी न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए स्पेस इसमें ज्यादा होता है. और उस स्पेस को ऑक्युपाई किया होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन होती है बेटा जिसका नाम है हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन वेरी इंपॉर्टेंट, HB हम इसे कहते हैं. और एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, ह्यूमन बीइंग में लगभग 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए. नॉर्मल वैल्यू है 12 to 16 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड. किसका? हेमोग्लोबिन का. एंड दिस इज द बेसिकली द प्रोटीन पिगमेंट जो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ले जाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस द हेमोग्लोबिन इज. तो मैं डिस्कस कर रहा हूं. इट्स साइज इज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 to 5 माइक्रोमीटर इन थिकनेस. They are about 5 to 5.5 million hours. मैं डिस्कस कर चुका हूं इन द ह्यूमन एडल्ट, मेल एडल्ट. वाइल इन फीमेल, क्योंकि बॉडी का साइज थोड़ा छोटा होता है फीमेल में कंपैरेटिवली, बायोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूं, इसलिए वहां पे 4.3 to 5.2 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में आपके पास आरबीसी होंगे. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज माय डियर फ्रेंड्स. 120 दिन की होती है, याद रखें 120 डेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड द बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो. You know, it have a flexible structure and the large surface area. Why the flexibility is there? क्योंकि ब्लड वेसल में से मूव करना है तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. It lack a nucleus and other organelles also. इसका आरबीसी का भी जो 33% है ना बेटा, मैं आपको बताऊं, याद रखें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं. इसका जो 33% है वो तो हेमोग्लोबिन है. मेन कंपोनेंट इज हेमोग्लोबिन, जो मैंने अभी आपको बताया. एक प्रोटीन पिगमेंट जो रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करता है. अदर प्रोटीन्स आर आल्सो देयर, एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में होती हैं. और कुछ एक जो होती है दे विल मेंटेन द आरबीसी शेप, लाइक स्पेक्ट्रिन. मैं स्पेक्ट्रिन का बता दूं, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है स्पेक्ट्रिन कहां होता है. याद रखेगा स्पेक्ट्रिन. स्पेक्ट्रिन जो है वो आप याद रख लें, इट इज एन प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी मेम्ब्रेन. याद रखना आपने, पढ़ा है ना आपने फ्लूइड रिएक्ट मॉडल, तो उनमें से जो प्रोटीन है वो स्पेक्ट्रिन भी होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. धीरे धीरे मैंने बोला कि 120 दिन की लाइफ साइकिल है, इसकी लाइफ ही 120 दिन की है. जैसे जैसे एज भी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है. और धीरे धीरे जो 120 दिन आते हैं, जब तक आएंगे तब तक फिर वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है. और जब ये डिजनरेशन के लिए जाती है, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन विच इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी. ओल्ड आरबीसीज गेट ट्रैप्ड इन द स्मॉल कैपिलरीज ऑफ द
spleen, which is the graveyard of RBC, to destroy them. हाँ, होता क्या है, क्योंकि मैं अगर आपको हेमोग्लोबिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊं उसके बाद ये बात कर पाऊंगा। हेमोग्लोबिन में आप देखें बेटा, इसमें हमारे पास चार, मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन और दूसरा आयरन। तो मैं ऐसे बता देता हूं, हमारे पास चार इसमें जो प्रोटीन है उनमें आपको मैंने लिखा सर 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, 2 अल्फा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा अभी सिंपली, मैंने राइट से 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड बता दिए, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड बिकॉज इट्स अ प्रोटीन, सो पॉलीपेप्टाइड्स, एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड्स। अलग से स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा हेमोग्लोबिन की अलग से लेक्चर में, अलग डिस्कशन में, तो आप देखें ये जो 2 अल्फा और 2 बीटा प्रोटीन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये ग्लोबिन पार्ट बनाता है, ग्लोबिन पार्ट। और 4 आयरन पॉजिटिव है बेटा इसमें, 4 Fe2 पॉजिटिव आते हैं, दे कंस्टिट्यूट द हेमी पार्ट। हेमी प्लस ग्लोबिन, that is the reason its name is hemoglobin, hemoglobin, okay? तो जब ये टूटेगी तो क्या होगा, एक हेमी पार्ट बन जाएगा और दूसरा ग्लोबिन पार्ट बन जाएगा, ओके, क्लियर है? तो जो तो ग्लोबिन पार्ट है वो तो AAs लिखा है मैंने ना, इसका मतलब AAs का मतलब है एमिनो एसिड्स, दैट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, और उसको ब्लड के द्वारा जो सेल तक पहुंचा दिया जाता है। और जो हेमी पार्ट है वो क्या होगा, वो टूटेगा और क्या बना देगा, वाइलिरुबिन, लिखा है मैंने बेटा वहां पे, इट विल फॉर्म वाइलिरुबिन, वाइलिरुबिन विल बी चेंज इनटू द यूरोवाइलोजन, एंड यूरोवाइलोजन विल बी चेंज इनटू द स्टेरकोबिलिन, then स्टेरकोबिलिन फ्रॉम द ब्लड इट विल बी फिल्टर्ड इन द लीवर, वो लीवर में चला जाएगा, and from the liver it will go to the intestine and mixed with our indigested food, है ना, and through the anus come with the fecal matter, and this is the reason stercobilin is present, and it is the reason that our fecal matter is yellow in color. तो ये था इसका डिस्ट्रॉय और इसका फेट आरबीसी का। This is the hemoglobin, 12 to 16 grams per 100 ml of blood is the normal value of the hemoglobin. HB, कई बार डॉक्टर लिखते हैं कि आप HB करा लीजिए। अगर आपका जो काउंट है वो 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml होगा तो आपको कहा जाता है कि आप एनीमिक हैं, आपको जो डिजीज है वो एनीमिया है। So my dear friends, hemoglobin is very important in the transport of the respiratory gases and it gives the red color to the blood. And one more, the disease, जब मैं बता रहा हूं कि इसकी कमी हो जाए तो वो एनीमिया कहलाता है। और मैंने बोला कि जो हेमोग्लोबिन उसका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, कहां तक, लंग से टिश्यू तक। तो जिसके अंदर कम होगी उसके अंदर तो नेचुरली ही क्या होगा, कमी हो जाएगी, किस चीज की, ऑक्सीजन की। तो देयर इज अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड एंड दिस डिजीज इज नोन एज एनीमिया। बेसिकली एनीमिया का एक रीजन तो है कि हेमोग्लोबिन की कमी हो गई, और दूसरा रीजन ये है कि आरबीसी का ही काउंट कम हो जाए, आरबीसी का ही काउंट कम हो जाए। तो एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम लोअर आरबीसी काउंट एंड डेफिशिएंट हेमोग्लोबिन। तो देखिए आप नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स और एनीमिक में आप देख रहे हैं वो नंबर जो है वो कम हो जाता है, एंड दिस इज द डिजीज इज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया इट इज द रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर वो कमी क्यों आ रही है आरबीसी के अंदर, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ आरबीसी क्यों हो रहा है, इसके बेसिकली तो 4 रीजन होते हैं। 3 मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, एक आगे बताऊंगा। 3 में वन इज कॉल्ड, बेसिकली जो है वो 3 ही है। वन इज हेमोरेजिक एनीमिया, सेकंड इज हेमोलिटिक एनीमिया, थर्ड वन इज द एप्लास्टिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया। तो हेमोरेजिक क्या होता है, हेमोरेज होता है चोट, आघात, इंजरी। तो ड्यू टू ब्लड लॉस एसोसिएटेड विद एन इंजरी, कहीं चोट लग गई, कहीं आघात हो गया, कहीं इंजरी हो गई और खून का बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, उस कारण से जो है वो अगर कहीं
कमी आ गई आरबीसी के नंबर की, वो ऐसे केस में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है, बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है इंडिविजुअल को। या कई बार बॉडी में अल्सर बन जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में, तो वहां से भी ब्लड का लॉस हो सकता है और वो फीकल मैटर में नजर आ जाता है। अगर आपके फीकल मैटर में, किसी पेशेंट के फीकल मैटर में अगर ब्लड आ रहा है, ये चिंता का विषय है, डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, कहीं अल्सराइटिस ना हो, अल्सर ना हो, जख्म ना हो कहीं इंटेस्टाइन में, उससे भी इसके कारण हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड द हेमोरेजिक। हेमोलिटिक, हेमोलिटिक होता है कि जो आरबीसी वो टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? रीजन आर वेरियस, आइदर सम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आर देयर, कि ब्लड अगर चढ़ाया है, ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज किया है तो उसके कारण कहीं कोई रिएक्शन हुआ है, या कुछ पैरासाइट्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, उनका इन्फेक्शन हो जाए तब भी आरबीसी टूट जाते हैं। तो इसको हम हेमोलिटिक एनीमिया कहेंगे। तीसरा जो है एप्लास्टिक है, इट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और इनिबिशन ऑफ द रेड मैरो बाय द ड्रग्स। रेड बोन मैरो में बनता है। मैं आपको बता दूं, आरबीसी इज फाउंड इन द, यहां लिखा होगा, मैंने देखना, आपने, मैंने लिखा है आरबीसी इट इज फाउंड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। एडल्ट में रेड बोन मैरो में बनती है, पर याद रखें एम्ब्रियो में सबसे पहले जो वो बनती है तो वो योक सैक, जो आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है, उसमें सबसे पहले बनता है, और लगभग तीसरे से चौथे महीने में उसकी जो फॉर्मेशन है वो शिफ्ट हो जाती है लीवर के अंदर एम्ब्रियो में। तो लीवर मेन एम्ब्रियो में सबसे पहले योक सैक में हुआ, उसके बाद लीवर में 3rd से 4th मंथ में वो शिफ्ट हो जाता है उसकी फॉर्मेशन, फिर जब एडल्ट हो जाता है तो रेड बोन में। तो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि कहीं रेड बोन मैरो में ही वो डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है उसका, या आयनाइजिंग रेडिएशंस कभी दी जाए, रेडिएशन, किसी रेडिएशन थेरेपी किसी की हुई हो, या कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन जो है वो बन जाए, तो उसके कारण वो रेड बोन मैरो में ही क्या होता है, या वो रेड बोन मैरो जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, या वो बन ही नहीं पा रहे हैं उसके अंदर ड्रग्स के कारण। तो इस तरह के हम जो एनीमिया उसको एप्लास्टिक कहते हैं। वन इज कॉल्ड पर्निसिस एनीमिया। पर्निसिस एनीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड, ये पूछा जाता है बेटा। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। देन सिकल सेल एनीमिया बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें जो पॉइंट म्यूटेशन होती है, आप +2 में काफी डिटेल में से पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया को, और जो आरबीसीज है वो सिकल शेप्ड हो जाती है, और इनका लाइफ स्पैन भी नॉर्मल से कम होता है। एक और डिजीज होता है वो पॉलीसाइथीमिया है। ये तो मैं बोल रहा था कि आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, या हेमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है, पर कई बार जो होता है वो आरबीसी की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। इट मे बी ड्यू टू द बोन मैरो कैंसर, और इट मे बी ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड। अगर कहीं कोई आदमी जो है वो हाई एल्टीट्यूड में रहता है तो तब भी ये ज्यादा हो सकता है, पर इस कंडीशन को हम द एबनॉर्मल इंक्रीज इन एरिथ्रोसाइट इज कॉज्ड बाय द बोन मैरो कैंसर इन द हाई एल्टीट्यूड। दिस एबनॉर्मल इंक्रीज इन द एरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया, and it thickens and slow blood and impair the blood circulation. And in my dear friends, WBCs or white blood cells or leukocytes, they are colorless, nucleated, amoeboid and phagocytic cell. फेगोसाइटोसिस करते हैं, ये फॉरेन मैटर को ईट अप कर लेते हैं, और जो इनकी जो मूवमेंट है वो एम्यूबाइडल मूवमेंट होती है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो देखिए क्या होता है, सपोज दिस इज एन ब्लड वेसल, एक टर्म आता है डायपेडेसिस। मैं लिखा देखो डायपेडेसिस। डायपेडेसिस क्या होता है देखिए आप, दिस इज ब्लड, जो WBC यहां पे प्रेजेंट है वो यहां से मूव कर जाएंगे बाहर, कहां, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बेटा। The amoeboid movement of the WBC out of the blood cell into the interstitial fluid, this is known as diapedesis. इसे ही डायपेडेसिस कहते हैं। ओके, इनका नॉर्मल नंबर मैंने आपसे बात की है 6000 to 800 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड दे आर प्रेजेंट, और लाइफ स्पैन जो इनका नॉर्मली है वो 3 to 4 डेज का होता है। 5 तरह के मैंने आपसे डिस्कस किए थे, मैंने बताया था ल्यूकोसाइट्स जो है 5 तरह के हैं, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाए जाने वाले, बेसोफिल्स, उसके बाद लिस्ट, eosinophil, lymphocytes, then the macrophages. Okay, then WBCs
दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल्स हम बोलते हैं दानेदार और एग्रेन्यूल्स जो दानेदार ना हो। तो ग्रेन्युलोसाइट में मेजर तीन है, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल। ओके, ये डाइज के कारण है कि जो यूसिनोफिल्स होते हैं वे, जो बेसोफिल्स होते हैं वे बेसिक डाई लेंगे, यूसिनोफिल जो यूसिन डाई जो स्टिक डाई के डाई उसको वो कलर होते हैं उससे, और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वे दे विल टेक नो डाई। एंड द एग्रेन्युलोसाइट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। ग्रेन्युलोसाइट मैंने तीन तरह के बोले, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। सी न्यूट्रोफिल्स ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो जो न्यूट्रल डाइज लें, सुनिए, जो तो मैंने बोला कि बेसोफिल होंगे जो बेसिक डाई है ना, दे विल स्टेन विद द बेसिक डाई। यूसिनोफिल दे विल स्टेन विद द यूसिन्स एसिडिक डाइज, लाइक यूसिन इज वन डाई, एंड द न्यूट्रोफिल्स आर टेकिंग द न्यूट्रल डाइज, आई एम रिपीटिंग न्यूट्रल डाइज, ठीक है। बाकी इनके कैरेक्टरिस्टिक आपके पास मैंने लिखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, neutrophils they are very important, they destroy the foreign matter entering inside the body, so they play a role in defense. And eosinophils they resist the infection and involve in allergic reaction, ये allergic reaction में involve होते हैं। And basophils they secrete histamine, serotonin, है ना, and they are involved in the inflammatory reactions. Clear? Why? Agranulocyte very important, lymphocyte and the monocytes. Lymphocytes you know very important, दो तरह के lymphocyte का नाम आपने सुना होगा। लगभग 25% जो WBCs है वो lymphocyte ही होते हैं, और उनमें से T cell and B cell they are very important, they form antibodies and they are very helpful in the immune responses. Immunity में बहुत important है, immunity का काम करते हैं। और जो monocytes हैं, what are the monocytes here? They are the largest of all the WBCs, किडनी शेप्ड होते हैं, और सबसे बड़े हैं वो मोनोसाइट्स हैं, और दे आर आल्सो फेगोसिटिक इन फंक्शन, सो दे आर आल्सो नोन एज द स्क्वेंजर्स, स्पाइकर्ता भी नहीं कहते हैं। देन सी माय डियर फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स दीज आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, याद रखिए मैंने बोला था थ्रोम्बोसाइट्स भी नहीं कहते हैं। और ये बड़े स्पेशल तरह जो सेल्स हैं उनसे बनते हैं, जिन्हें आप मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। मैं भी आपसे आगे डिस्कस करूंगा। याद रखें, यह आता है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं दे विल डेवलप फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स, स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। ओके, नंबर मैंने आपसे डिस्कस किया है, 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड दे आर प्रेजेंट, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्लड कोagulation. This is the involvement of the platelets in the blood coagulation. जो प्लेटलेट है उनको पहले एक्टिवेट किया जाता है। जो एक्टिवेटेड ब्लड कोagulate हैं दे विल गो एट द साइट ऑफ इंजरी एंड सीक्रेट द फाइब्रिन, है ना, एंड मेक एन क्लॉट, हेल्प इन द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ये भी वही है बेटा। एक छोटी सी डिस्कशन करूंगा, आपको थोड़ा सा पता चले कि रेड बोन मैरो में कैसे बनते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, that is the various kind of the blood cells inside the red bone marrow. It is called hemopoiesis and hematopoiesis. देखिए बेटा, होता क्या है, रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं, जिन्हें हम वो अलग अलग तरह के सेल बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं मल्टीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स, एंड these are called the hemocytoblasts. Hemocytoblast will be of two kind. One is the common, what I want to say कि मैं इसको अलग से डिस्कस करूंगा हेमोपोइसिस को, पर मैं भी रफली एक बार बता रहा हूं कि कुछ एक जो सेल है वे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर बनाते हैं, और कुछ एक जो वो कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनेटर बनाते हैं। जो तो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर है उनमें से कुछ एक जो है वो मेगा कैरियोसाइट बनाते हैं, जो ब्लड प्लेटलेट बनाते हैं, और कुछ एक एरिथ्रोसाइट बना देते हैं, कुछ एक मास्ट सेल बना देते हैं। मास्ट सेल आपने सुना होगा हिस्टामिन छोड़ते हैं, और कुछ एक जो वो माइलोब्लास्ट बनाते हैं, एंड द माइलोब्लास्ट दे विल फॉर्म द बेसोफिल। समझ गया? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, देन मोनोसाइट्स। ओके, एंड जो कॉमन lymphoid progenitors हैं, they will form the two kind of cell. One are the natural killer cell, NK cells, and some are the small lymphocytes. Small lymphocyte, they will form the T lymphocyte and the V lymphocyte.
and these are very, very important. V lymphocyte will form the plasma cell and ultimately the antibodies. So my dear friend, this is a brief discussion about the components of the blood, the physical characteristic of the blood. We will meet in the next class with the more new concept. Till then, bye to all. Kindly subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay for more new videos. Press the bell icon for the new notification of the videos. Thank you.